कोविड 19 ये शब्द हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इससे जुड़ा हुआ पॉजिटिव शब्द पिछले 1.5 साल से हमारी जिंदगी का सबसे नेगेटिव शब्द है। तो कोविड 19 का हमारी फिजिकल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ा ही है, जिसपे हम लगातार काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जुटा रहे हैं, प्लाज्मा जुटा रहे हैं, मेडिसिन जुटा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ पे कोविड 19 का इम्पैक्ट जो हो रहा है उस पर न कोई बात कर रहा है, न कोई केयर कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोविड 19 का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर नेहा पांडे मैम, जिनका 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है काउंसलिंग सर्विस में। वो बी बोल्ड काउंसलिंग सर्विस की फाउंडर हैं। वो लगातार युवाओं के साथ काम करती हैं। वो एनडीएमए का पार्ट होते हुए कोविड 19 के केसेस को देख रही हैं और लगातार कोविड 19 सिचुएशन में काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जा रही है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि कोविड 19 के किस्सों से सोशल मीडिया और मीडिया भरा पड़ा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है। WHO की हेल्थ की डेफिनेशन के अनुसार इसके 3 सेगमेंट हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। पर भारत जैसे इतने बड़े देश में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है। क्यों मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर बात ही नहीं हो रही है? क्या कारण है इसका? मतलब कोई बात तब नहीं करता है, मतलब इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं शुरू से शुरू करती हूँ। हम जब बातें नहीं करते हैं किसी बारे में तो वो अक्सर तब होता है जब हमें उस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता है। और मेंटल हेल्थ एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में लोगों को वाकई में एक जागरूकता नहीं है। हमारे देश में लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये तो उसका पहला कारण है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर जागरूकता है मेंटल हेल्थ के बारे में, वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। हम अभी भी देख सकते हैं कई सारे स्कूल्स में आजकल काउंसलर्स हैं मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहे उसके लिए। ऑफिसेज में हम देख सकते हैं ईएपी काउंसलर्स हैं, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। मगर लोगों को इन चीजों के बारे में मालूम ही नहीं होता है। जहां मालूम है थोड़ा बहुत, वहां पर इनके बारे में, इन चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता है, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं की जाती है। इसलिए लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इन चीजों की फंक्शनैलिटी क्या है। इनमें हम किसी से बात करें तो मेरी बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी या नहीं रहेगी, मेरी बात कहाँ तक पहुंचेगी, मुझे किस तरीके से मदद मिलेगी, वगैरह वगैरह। और भी कई कारण है। सबसे बड़ा उसमें एक ये आता है कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ, इसको एक बहुत बड़े टैबू की तरह लिया जाता है। इससे बहुत ज्यादा स्टिग्मा अभी भी अटैच्ड है। और इसके अलावा मैं इस चीज को और पुख्ता तौर पे कहने के लिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत पुराना नहीं। 2018 में एक बड़े हमारे कंट्री के एक बड़े फेमस एनजीओ ने, जो मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करता है, उसने एक सर्वे किया था और उसके आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले थे। अगर हम जागरूकता के बारे में बात करें, उन्होंने लोगों से पूछा था कि बताइए आप ऐसे किसी इंसान के बारे में क्या सोचते हैं जिसे किसी न किसी तरह की मेंटल इलनेस है, जिसे किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी है। तो लोगों ने जिस तरह के जवाब दिए उससे हमें पता चलता है लोगों का नजरिया क्या है इस बारे में। लोगों ने बोला कि ऐसे लोग पागल होते हैं, दे आर क्रेजी, दे आर स्टूपिड। कई लोगों का कहना था कि ऐसे लोग बिल्कुल भुलक्कड़ होते हैं, इनको अल्जाइमर्स की बीमारी होती है, ये दिन भर सिर्फ सफाई करते रहते हैं। कई लोगों का कहना था कि हम इन लोगों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये विश्वास के लायक नहीं होते, ये जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सकते, ये दिन भर ख्यालों में डूबे रहते हैं, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि जहां पर जागरूकता की कमी है, जहां पर इतना बड़ा स्टिग्मा है, जहां पर लोगों को यही नहीं पता है कि जो मानसिक बीमारी से जूझता है वो किस तरह के दौर से गुजरता है, उल्टा हम उसे इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह के शब्दों से उसको हम संबोधित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्यों मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को लेके क्यों इतनी ज्यादा इस बारे में, इस फील्ड में काम करने को लेके क्यों इतनी बड़ी कमी है। एक छोटा सा रीजन, जो कारण मुझे और भी लगता है, वो ये है, छोटा सा कहना नहीं चाहूंगी, छोटा सा एक्चुअली में बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में अगर आप इस साल भी देखिए, बहुत ज्यादा ये न्यूज में भी था, जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं मेंटल हेल्थ के, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज थी ये। यानी कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें, जो अगेन एग्जिस्ट करता है लेकिन उसको मिले सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़।
इतनी बड़ी जनता के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाने के लिए 40 करोड़ कुछ भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारे देश में चला है स्वच्छ भारत, जिस तरह से चला था पल्स पोलियो, इसी तरीके से जब तक मेंटल हेल्थ को लेके जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, इस तरह से कोई बड़ा प्रोग्राम, कोई योजना नहीं बनाई जाएगी, तब तक शायद इसी तरह का एक दौर कायम रहेगा। कोविड 19 के दौरान हम किस किस तरीके की मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं? कोविड के दौर में मानसिक परेशानियां तो खैर हमेशा से थी, लेकिन हाँ, कोविड के दौर में मानसिक परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर हमें दिखाई दे रही हैं। इनमें से कुछ का अगर नाम लूं तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, डिप्रेशन लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। कई लोगों में आजकल हमें चिड़चिड़ापन, इरिटेशन ये देखने को मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं। लोगों में आपसी, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जैसा इतना बड़ा हम शब्द ना भी इस्तेमाल करें, लेकिन हम देखेंगे कि परिवारों में एक दूसरे के साथ परिवार के लोगों का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है, और वो सब इसी वजह से है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डर, एक कांस्टेंट लगातार दिमाग में रहने वाला एक डर, एक फियर ऑफ डूम, ये बड़ा है। पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बात करूं तो एकेडमिक डिस्ट्रेस, किस तरीके से हम अपना करियर बनाएंगे, इसको लेके एक टेंशन लगातार उनके मन में बना रहता है। कंसंट्रेशन, फोकस ये लोगों में घटा है पहले से ज्यादा। कामकाजी लोगों के बारे में बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ा है। लोगों में बर्नआउट की प्रॉब्लम बढ़ी है। लोग काम कर रहे हैं तो 8-9 घंटे काम करने के बजाय वो काम को बस खींचे ही चले जाते हैं, खींचे ही चले जाते हैं, वो उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्कनेक्ट करना या ट्रांजिशन करना, घर से लेकर ऑफिस तक, ऑफिस से लेके वापस घर। इस चीज में लोग बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आजकल देखने में आई हैं, लेकिन एक दो जो ज्यादा उभर के आई हैं वो ये है कि हमें खुद के लिए हमारे अंदर का डर बढ़ा है, और खास तौर पे हमारे परिवारजनों के लिए उनको खो देने का ये डर लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसमें हम एल्डरली केयर की बात करें, उसको लेके चिंताएं बढ़ी हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा आजकल एक टेंशन बढ़ा है वो ये है कि लोगों के मन में, जिन लोगों ने किसी न किसी को खो दिया है, वो अभी तक, उनमें से कई लोग अभी तक उस दुख से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो उस अवसाद में है, उस चीज को लेकर भी डिप्रेशन में है। ये मैंने आपको कुछ उन चीजों के नाम गिनाए हैं जो आजकल बहुत ज्यादा बड़ी हैं। और हाँ, इसके अलावा भी लिस्ट बड़ी लंबी है, बट हाँ, ये मेन है। कैसे पहचानेंगे कि हम किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं? क्या क्या लक्षण हैं और क्या क्या होता है उस दौरान? इसको समझने के लिए विमल, हम इसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो हमें इसको जानने और समझने में ज्यादा आसानी मिलेगी। स्ट्रेस और डिप्रेशन दो ऐसी बीमारियां हैं जो हम पर हर कोने से, हर तरीके से अटैक करती हैं। ये हमें दिमागी रूप से कमजोर बनाती हैं। ये हमारे बॉडी के वेट पर, हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी पर, हमारी स्किन पर, हमारी एजिंग पर, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन पर, हमारे मूड, बिहेवियर, हर चीज पर अटैक करती हैं। इसको समझने के लिए मैं इसके कुछ लक्षण यहाँ पर गिना रही हूँ। फहरिस्त लंबी है, लेकिन मैं कुछ लक्षणों की बात करूंगी जो ज्यादातर लोगों में दिखते हैं। लोगों का अचानक से मूड चेंज हो जाना। आप घर में घुसते हैं और आपको दिखता है कि मेरे परिवार का सदस्य बिना किसी बात के इरिटेट हो रहा है, उसमें चिड़चिड़ापन है, या वो अचानक से रोना शुरू कर देता है। आपको समझ नहीं आता कि क्यों। आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लक्षण हमें दिखाई देने शुरू होते हैं। लोगों का अचानक से खाने पीने में बहुत ज्यादा रुचि जाग जाना, इस वजह से उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है, उनकी भूख बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, या फिर बिल्कुल इसके उल्टा, भूख बिल्कुल ना लग जाना और वेट लॉस शुरू हो जाना। नींद बहुत ज्यादा आना या फिर नींद की कमी हो जाना। इसके अलावा गुस्सा अचानक से बहुत ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन मैंने पहले भी कहा था, उसमें आप गुस्सा भी जोड़ दीजिए यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं कुछ और लक्षणों के बारे में बात करूँ थोड़ा सा डीप जाके, तो आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर बात करेंगे आपसे कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये साइकोसोमैटिक डिजीज होते हैं, यानी कि आप डॉक्टर को दिखाएं तो आपको कहीं कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कोई डॉक्टर कहेगा कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन आप ये देखेंगे कि ऐसे लोगों को कभी कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, ये सब कुछ बहुत ज्यादा रहता है। बाल झड़ना और इस तरह की और बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सबसे मेन है कि आपका इंटरेस्ट हर चीज से एकदम से लूज हो जाना, आपको किसी भी काम में आपका मन ना लगना,
कंसंट्रेशन, फोकस आपका एकदम से टूट जाना, कितनी अच्छी चीज हो, कितना ही अच्छा कोई इवेंट हो, बच्चों का साथ हो, घर के लोगों का साथ हो, आपका हर उस चीज से मन उठ जाना जो आपको पहले बहुत पसंद थी। और सबसे बड़ी चीज, आपके मन में अक्सर इस तरह के विचार आना कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये डिप्रेशन का सिम्टम है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण मैं ही हूँ, इस तरह के विचार आना। और स्ट्रेस के बारे में बात करूं तो आप अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को इस चीज को सोचने को रोक नहीं पाते हैं कि अभी और क्या हो सकता है, किस तरीके से कहीं कुछ बड़ा गलत हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस के केस में क्योंकि एंजाइटी डेवलप हो जाती है और तब इस तरह के ख्याल भी मन में आ जाते हैं। ये सब एक्यूट, ये सब मैं स्ट्रेस और एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की जो आपसे बात कर रही हूँ, ये सब तब के लक्षण हैं जब शुरुआत है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ये सारी चीजें हमारे शरीर पर, दिमाग पर हावी होने लगती है और तब ये लक्षण बड़ी बड़ी बीमारियों में भी तब्दील हो जाते हैं। इस दौरान मेंटल हेल्थ के केसेस में बच्चों, यूथ और अडल्ट के क्या सिम्टम्स अलग अलग हैं? देखिए, मोटे मोटे तौर पे यही सिम्टम्स हैं, यानी कि चीजों में मन ना लगना, खुशी महसूस ना होना, भूख में, वजन में, इन सब में बदलाव आना, मूड पे बदलाव आना, हमारे बिहेवियर पे बदलाव आना। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अलग अलग आयु वर्ग या अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को एक दूसरे से एक्चुअली में डिफ्रेंशिएट करती हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो छोटे बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा शब्द ही ऐसे मालूम नहीं है जिससे वो हमें बता सके कि उनको किस तरह की दिक्कत है, उनको खुशी महसूस हो रही है या दुख महसूस हो रहा है तो वो कैसा है, किस तरह का है। उनके पास इसको बताने के लिए, जताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, यानी कि वोकैबुलरी की कमी। अब क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इस वजह से आप ये देखेंगे कि इस तरह के बच्चे अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को कुछ अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में अचानक से रात में चौंक के उठ जाना, हम उसे बोलते हैं नाइटमेयर, बुरे बुरे सपने आना। अगर उनको ये लगे कि उनके माँ बाप उनसे कहीं दूर जा रहे हैं तो उनपे चिपकना, उनसे उनको ये रो रो के बताना कि आप हमें थोड़ी देर के लिए भी अकेला ना छोड़ें। बेड वेटिंग की प्रॉब्लम, बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं। इस तरह की चीजों के माध्यम से बच्चे हमें बताने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या उनके अंदर अवसाद घर कर रहा है। अगर मैं टीनेजर्स के बारे में बात करूं तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से हमारा जो एज ग्रुप है, मान लीजिए कि रफली 25, 20 से 24-25 साल से लेकर कि तकरीबन, मैं ये बात 50-52 साल तक के लोगों के लिए बोल रही हूँ। हमारे एज ग्रुप में जब कोई इंसान अवसाद में आता है तो वो अक्सर बहुत अपने आप को एक सोशल डिस्कनेक्ट में लेकर आता है, वो समाज से दूरी बनाने लगता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी लोग यही करते हैं, हम अपने अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, बात नहीं करते हैं उतनी। लेकिन टीनेजर्स में ये चीज बिल्कुल अलग है। आप जब किसी टीनेजर को देखेंगे तो वो अपने घर के जो बड़े हैं, एडल्ट्स हैं, उनसे बात करना कम कर देगा। लेकिन हाँ, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे वो अभी भी घुल मिल कर बात करता है। कई केसेस में, ये ज्यादातर केसेस में देखा जाता है। टीनेजर्स में सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इन चीजों का प्रयोग भी कई बार लोग इन्हीं कारणों से शुरू भी करते हैं और उसको फिर आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और इसके अलावा टीनेजर्स में एक चीज और खास तौर पे देखी जाती है कि नींद का जो पैटर्न है वो इनका भी बदलता है। लेकिन बड़ों में ज्यादातर जहां लोग अपनी नींद खो देते हैं, टीनेजर्स अपनी नींद किसी ना किसी ऑड आवर में सही लेकिन पूरी कर लेते हैं। तो हाँ, आप ये देखेंगे उनमें स्लीपिंग पैटर्न चेंज हुआ है, वो ऐसे समय पे सो रहे हैं जब उनको नहीं सोना चाहिए। लेकिन ओवरऑल नींद की कमी कई बार उनमें नहीं होती है। आखिरी सेगमेंट को लूंगी, जो बिल्कुल बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनमें एक चीज बहुत ज्यादा जो कॉमन होगी, आपको देखने में मिलेगी कि वो यूजुअली यंग एडल्ट्स की तरह ये नहीं बोलेंगे कि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन वो अक्सर इस तरह की बीमारियों की शिकायत करने लगेंगे कि शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो गया है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। ये एक तरह का संकेत हो सकता है कि उनके अंदर इस तरह की मानसिक बीमारी जन्म ले रही है। तो ये बहुत ज्यादा सैडनेस को लेके एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं, लेकिन हाँ, इस तरह की चीजें आती हैं। ये बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइजिंग भी हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह के संकेत हैं जो हाँ एक दूसरे से अलग हैं।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ओवरऑल हम देखें तो कई तरह की चीजें, कई तरह के सिम्टम्स दरअसल सारे के सारे एज ग्रुप्स में सेम ही है। मैम दो अलग अलग केसेस की बात करें तो पहला केस अगर इस तरीके से लें कि वो लोग जिन्हें कोविड हुआ है उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, तो उन्हें किस तरीके की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है? जिनमें कोविड के सिम्टम्स है, जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है, एक जो कॉमन हमें देखने को मिलता है वो है नेगेटिविटी। बहुत ज़्यादा लोगों के मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं कई बार। दूसरी चीज़, लोगों के मन में कई बार एक गिल्ट फीलिंग आने लगती है। लोगों को लगने लगता है कि मैंने अपने परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया और कहीं अब मेरी वजह से मेरे बाकी पूरे परिवार को या परिवार के किसी सदस्य को भी कहीं कोविड ना हो जाए। कई लोगों का कहना होता है कि हमने अपने परिवार पे एक बिल्कुल एक मुसीबत ले आई है, जो कि फाइनेंशियल से लेके रोजमर्रा के कामों में हर तरीके से उन्हें दिखाई देती है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है ये जीवन का अंत है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, उनके अंदर कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोई और बीमारी हो या ना हो, लेकिन कई लोग इससे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो ये समझने लगते हैं कि बस ज़िंदगी खत्म हो गई है। लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही सच भी है कि ये एंड नहीं है, ज़िंदगी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक दौर है जो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ समय बीच में उनको एक दिक्कत के साथ जूझना पड़ रहा है और ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, जस्ट अ फेज़, नथिंग एल्स, एक दौर है जो चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक तरह की कुछ इस तरह की दिक्कतें हैं जो ज़्यादातर लोगों में देखी जाती हैं। इसी के अलावा लोगों में कई बार खास तौर पे जिनके घरों में कोई बड़ा बूढ़ा है, मैंने कहा परिवार के सदस्यों के लिए लोगों के मन में डर होता है। खास तौर पे ये उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ पे घरों में कोई बुजुर्ग है या फिर जिनके घरों में कोई ऐसा शख्स है जो किसी न किसी बड़ी बीमारी से, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे लोगों के मन में ये डर, ये गुस्सा, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और जोड़ती हूँ, एक जो बड़ी कॉमन चीज़ मैंने आजकल बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, कोविड की काउंसलिंग सेशंस देती हूँ, एक बहुत कॉमन चीज़ जो मेरे सामने और आती है वो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ये पिछले साल बहुत ज़्यादा था, हमें लगा कि नई-नई चीज़ है, इसलिए ये चीज़ जागरूकता नहीं है और इसलिए इतना सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन नहीं, ये अभी भी कायम है। मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और मैं यही सुनती हूँ कि हमें अभी 1 महीना हो चुका है, हम कोविड फ्री हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई बिल्कुल भी बात करना तो दूर, हम आमने-सामने रहते हैं फ्लैट में, लेकिन कोई हमारे घर की ओर देखना भी पसंद नहीं करता है। हमें भले ही किसी मदद की ज़रूरत हो, वो बिल्कुल उसमें भी आगे बढ़कर नहीं आते हैं। ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ है। तो हाँ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है। मैम दूसरे केसेस की बात करें तो वो लोग जिनकी फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है या उन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर या जानने वाले को इस दौरान खोया है, वो किस किस तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं? देखिए, जिनके फैमिली मेंबर्स में किसी की डेथ हुई है, यहाँ पर डिप्रेशन और स्ट्रेस तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे कॉमन देखने को ही मिलता है। बुरी चीज़ ये है कि जो लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते या आगे बढ़कर एक प्रोफ़ेशनल से मदद नहीं माँगते, अगर वो खुद से इस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिनिकल डिप्रेशन भी देखने को मिलता है, थोड़े से लंबे समय में। इसके अलावा लोगों की इस तरह के जिस तरह के हमने सेक्शन के बारे में बात की है, इस तरह के लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये गुस्सा होता है सिस्टम के खिलाफ, ये गुस्सा होता है बीमारी के खिलाफ और कई केसेस में ये गुस्सा होता है उन लोगों के खिलाफ जो कि हमें छोड़कर चले गए हैं। लोगों के मन में होता है कि आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? हम अब इस सारी चीज़ों को, इस ज़िंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाएँ? ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हम इसे बोलते हैं ग्रीफ, लॉस, ये सारी चीज़ों से लोग आजकल बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। और इसी की वजह से वापस से एक साइकिल बन जाती है, एक नेगेटिविटी, एक डिप्रेशन, इस सब की पूरी वापस से एक साइकिल बन जाती है जिसमें लोग कई बार खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा इन लोगों में पहले वाले सेक्शन में भी और इन लोगों में भी मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जानकारी का अभाव है, इस वजह से मिस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ उनके मन में पैदा होती हैं, जिसकी वजह से दोबारा से उनके मन का डर कई गुना बढ़ जाता है। मैंने शायद थोड़ी देर पहले भी कहा था फ़ियर ऑफ डूम, वो कई बार इन लोगों के मन में बहुत बढ़-चढ़ के देखने को मिलता है। अब तक के डिस्कशन में हमने समस्या को डिटेल में जाना। समस्या तो जान ली, पर समाधान क्या है? तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या
समाधान है और क्या अलग अलग आयु वर्ग में इसके समाधान अलग अलग हैं? देखिए, मेरा तो हर एज ग्रुप को सबसे पहला जो समाधान है, और अगर आप इसे पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे तो फुल प्रूफ समाधान है, वो ये है कि आप वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपको गार्डनिंग में खुशी मिलती है, आप आजकल गार्डनिंग करिए। आपको पेट केयर का शौक है, आपको आपने कोई पेट पाला हुआ है, उसके साथ लगिए। घर में आपके बच्चे हैं, उनके साथ खेलिए। आप रीडिंग करिए। आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखिए। और जब मैं व्यस्तता की बात करती हूँ, मैं ऐसी व्यस्त रहने की बात कर रही हूँ जिसमें फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों का ख्याल रखे जाए। प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग आजकल व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप के अंदर। उस चीज में हमें कमी लानी होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा समाधान है। क्योंकि जब आप दूसरी चीजों में अपने आप को बिजी करते हैं, तब आपको लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखनी शुरू होंगी। और पॉजिटिविटी ये एक ऐसी चीज है जिसकी आजकल हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है। आई मीन, इसको कोई भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इस चीज को कोई भी, पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकता है, और साथ ही साथ और लोगों के साथ भी उसको शेयर कर सकता है, उसको फैला सकता है। हम हर दिन न्यूज पढ़ते हैं, तो सिर्फ इसी बारे में न्यूज पढ़ते हैं कि कोविड से और क्या क्या बुरा हुआ है और क्या क्या बुरा हो सकता है, वैक्सीन की कहाँ पर कमी हो रही है, किस तरीके से क्या होगा। हम ये नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं बिल्कुल भी कि आजकल क्या कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हुआ है तो वो किस तरीके का है। हम उसे औरों के साथ शेयर भी नहीं करते। मैं आपको एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है 22 या 23 अप्रैल की। मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि पुणे में एक हॉस्पिटल खुला। पिछले साल से अभी तक उन्होंने तकरीबन 5,000 लोगों का इलाज किया है। कोविड के लिए हॉस्पिटल खुला था। 5,000 लोगों का उन्होंने इलाज किया है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं हो पाए और जीवित नहीं रह पाए। मगर आप मुझे बताइए, कितने लोगों ने इस न्यूज को पढ़ा, फैलाया, इसके बारे में सोचा और बात की? ज्यादातर लोग तो बस इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या, किस तरह की खतरनाक खबरें आ रही हैं, कितने लोग मरे, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, और ये सब कुछ। पॉजिटिविटी न्यूज में नहीं है, ये हम सबको मानना पड़ेगा। अब उस चीज को हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। ये तो रही पहले समाधान। दूसरा समाधान जो मैं समझती हूँ वो ये है कि हम सबको ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि हम आजकल अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए देखिए कितना कुछ कर रहे हैं। हम काढ़ा पी रहे हैं, हम गार्गल्स कर रहे हैं, हम तरह तरह के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ ठीक है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। कई लोग पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन आजकल वो भी करने लग गए हैं कि हम फिजिकली फिट रहें। लेकिन हमें लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि आप फिजिकल फिटनेस पे इतना ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी मेंटल फिटनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी भूलिए मत, ये एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस अगर आपकी सही नहीं है तो आप कितना ही कुछ कर लें, आपके फिजिकल फिटनेस कैसे सही रहेगी? हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर और कोट करती हूँ। देखा गया था एक ग्रुप ऑफ लोगों के ऊपर कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कुछ इवेंट्स दिखाए गए। स्ट्रेसफुल इवेंट्स में जब उनको रखा गया, जिन्होंने फेस किए थे स्ट्रेसफुल इवेंट्स, तो देखा गया कि उनके जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके जो सेल्स हैं, उनकी उम्र 10 साल घट गई। सीधे साधे शब्दों में, सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि जब दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस का साया था, तो आपकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ा। तो इसका सीधा साधा समाधान यही है कि खुश रहिए, अपने आप को व्यस्त रखिए। हर तरह की नकारात्मक विचार से न सिर्फ खुद को बचाइए, लेकिन आजकल जब कोई आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता है ना, किसी तरह की खराब न्यूज या इस तरह की कोई भी चीज, या आप किसी को फोन करते हैं, भले ही वो आपके दूर रहने वाले माँ बाप हों, आपके पड़ोसी हों, आपके दोस्त हों, जब वो भी इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है हमको नहीं, बड़ा जेंटल सा एक नज देना चाहिए उनको, बड़े प्यार से बोलना चाहिए कि क्यों भाई, हम सिर्फ और सिर्फ यही बातें क्यों करें? हमारे पास इसके अलावा कोविड से पहले भी तो और बहुत कुछ था बात करने के लिए, तो हम क्यों नहीं उस बारे में बात करें? कितना कुछ आजकल हो रहा है, हम अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। कितने नए नए तरह के कोर्सेज शुरू हुए हैं। अगर आपको कुकिंग में शौक था, पहले आपको एक चीज बनानी आती थी, आजकल कोविड के चक्कर में आपको 10 चीजें बनानी आती हैं। आपके पास ज्यादा समय था, आप अपने बच्चों को ज्यादा समय दे पाए, आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा समय दे सकते हैं।
बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं, हमें उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और उन चीज को उभारने की जरूरत है, उन चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। और इस चीज को अपने जीवन में लागू करने का एक बड़ा ही आसान सा उपाय है और वो है हर दिन ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना, जिसका एक आसान तरीका होता है कि आप राइटिंग शुरू करें, आप जर्नलिंग शुरू करें। बड़ा ही सीधा साधा सा तरीका होता है। हमारी लाइफ में हर दिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन हम रात को सोते समय सब कुछ भूल जाते हैं। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर दिखता है, वापस से टेंशन में आ जाते हैं, या न्यूज़ खोल लेते हैं, वापस से टेंशन में आ जाते हैं। तो मैं समझती हूँ हर दिन दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पे रात को सोने से पहले करें तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सुबह अगले दिन का जो सुबह है वो भी बहुत अच्छी शुरू होगी। हर दिन आप ये ज़रूर लिखिए कि आज मेरे जीवन में क्या-क्या अच्छा हुआ। और जीवन में अच्छा होना बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों का ही उसमें एक मायने नहीं रखता है। हो सकता है बहुत छोटी चीज़ हो। मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरे बगीचे में आज 2 नए फूल खिले हैं। ये मेरी एक जीवन में एक आज की खुशी है। मेरे बच्चों ने एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, ये मेरी आज की खुशी है। मैं एक कोर्स करना चाहती थी, आज के दिन मेरा वो कोर्स पूरा हो गया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी खुशी है। मैं एक बुक पढ़ना चाहती थी, आज के दिन मैंने वो बुक पूरी की पूरी पढ़ डाली। ये एक बहुत अच्छी खुशी है, उपलब्धि है। हर दिन आप लोगों के आस-पास बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ होती हैं। कोई पुराने दोस्त से बात हो गई, ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है। इसको लिखिए और जब आप इसको लिखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ पॉज़िटिव भी हो रहा है हमारे साथ, और जब हम इस चीज़ को मानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो यकीन मानिए हमारा कोविड से ध्यान हटेगा। ये जो कोरोना फ़ोबिया हो गया ना आजकल हम सबके मन में, इससे हमारा ध्यान हटेगा। वो लोग नेगेटिविटी से कैसे बचें जो कोविड पेशेंट हैं या आइसोलेशन में हैं? देखिए एक बड़ी पुरानी सी कहावत है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ और मैंने बहुत बार देखा है कि ये सच है। आपने भी सुनी होगी, हम सबने सुनी होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो लोग आइसोलेशन में हैं, नेगेटिविटी से घिर रहे हैं, उनको इसको एक मंत्र की तरह याद करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच है। जब हम नेगेटिविटी से घिरते हैं, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, उसकी एक साइकिल बन जाती है। हमें उस साइकिल से अपने आप को बचाना है, हमें उस चक्रव्यूह में फँसना ही नहीं है। अभी उससे फँसने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, उससे हमारी फीलिंग्स पर असर पड़ता है। और जब हमारी फीलिंग्स पर असर पड़ता है, तब हमारे बिहेवियर पर, हमारे एक्शंस पर असर पड़ता है। और इसी से ये निर्धारित होता है, ये तय होता है कि मेरा आज का पूरा दिन, मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अभी मेरे मेन डोर पर एक घंटी बजती है और अगर मैं पहले ये सोच लूँ कि रात को 12 बजे ज़रूर कोई चोर होगा, तो यकीन मानिए मेरे मन की फीलिंग्स और उसके बाद मेरा एक्शन सब कुछ उसी से रिलेटेड होगा। मैं शायद वहाँ एक डंडा लेके जाऊँ, मेरे मन में बहुत डर है। वहीं उसके उल्टा रात को 12 बजे अगर घंटी बजती है, मेरे मन में ये क्यों नहीं आता है कि शायद किसी पड़ोसी को मदद चाहिए, शायद मेरा कोई रिश्तेदार आज अचानक से मुझसे मिलने आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप आइसोलेशन में हैं, आप ये देखिए कि इस समय मैं आइसोलेशन में तो हूँ, लेकिन ज़िंदा तो हूँ, सबसे बड़ी खुशी की बात। आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूँ? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे हाथ-पैर सलामत हैं? पहली चीज़, आप ये क्यों नहीं सोचते कि तकरीबन 1 साल से अब ऊपर होने को आ रहा है, ये बीमारी चल रही है, लेकिन इसमें जो लोग भी आइसोलेशन में रहते हैं, ये उनके जीवन का अंत नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। ये उसके बाद ठीक होते हैं और वापस से नॉर्मली अपना हर काम बिल्कुल पहले की ही तरह करने लगते हैं। इसी के अलावा मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये एक तरह का वेकेशन का टाइम है। ख़ास तौर पे ये चीज़ मैं महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा कहती हूँ, जो अपने घर गृहस्थी में काम भी कर रही हैं, घर भी सँभाल रही हैं, घर में उनके बड़े हैं, जॉइंट फैमिलीज़ है, बच्चे हैं, वो कितना बिज़ी रहती हैं। मैं उन सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए तो बिल्कुल ये कि छुट्टी वाला समय है, इतनी अच्छी छुट्टी आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप इसको भरपूर जिए। कई सारे लोगों से आजकल मेरी बात होती है मेरे काउंसलिंग सेशंस में, वो बोलते हैं हम डॉक्टर हैं और हम इतने ज़्यादा बिज़ी रहते थे, हमें अपने लिए समय नहीं मिलता है। मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलता था, आप डॉक्टर हैं या पुलिस वाले थे। आप आजकल इस समय को ये मानिए कि आपको तो भगवान ने एक तोहफ़ा दे दिया, आपकी तबीयत भी ठीक हो गई, प्लस पॉइंट है, और आपको बस थोड़ा-सा एक आइसोलेशन में एक समय आपका है बचा हुआ, इससे आपको बाहर निकलना है। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है?
मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि आपने एक मिसाल कायम की है कि आइसोलेशन में रहकर आपने अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोसियों का, अपने देश का भला किया है। आप उन लोगों की तरह नहीं थे जो सड़कों पे घूम रहे थे। और जब आपने ये मिसाल कायम की है तो बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ इस समय को निकालिए। और जब ये समय खत्म हो जाए ना, तो अभी कोविड इतना फैल रहा है कि आपके आस पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग कोविड से ग्रसित होने वाले हैं। उस समय आपको इन लोगों को फोन करके बताना चाहिए, उनसे वीडियो कॉल्स करिए, उनको बताइए कि देखो मैं आइसोलेशन में था, मैंने ये समय निकाला, बहुत अच्छी तरह से निकाला और तुम्हारी बारी है, तुम भी इससे बाहर निकलोगे। आप लोगों को आशा दे सकते हैं, आप लोगों को होप दे सकते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से वो काम कर सकते हैं। आप जब मिसाल कायम कर सकते हैं तो आप उस चीज के बारे में सोच के खुश रहिए, गर्व महसूस कीजिए। और बची हुई बात वो ये है कि आइसोलेशन के समय को, जैसे मैंने कहा, छुट्टी की तरह लीजिए। और अगर आप इसे छुट्टी की तरह नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने कुछ नए नए कोर्सेज सीख सकते हैं। यकीन मानिए मैं भी सीख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन इस समय इतना अच्छा मौका है कि हमें जगह जगह इतनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी से फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं। मैंने आजकल 2-3 कोर्सेज में अपने आप को इनरोल किया, मैं उनको कर रही हूँ, बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए मैं आइसोलेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल आइसोलेशन में तो मैं भी हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह के कोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूट्यूब के वीडियोस बनाइए, आप लोगों के मन में कई तरह को उनको आशा दीजिए, अपनी बातों को आगे रखिए। आपको अगर लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हैं, आपको आर्ट का शौक है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। आप कुछ इतने तरह के डीआईवाई प्रोजेक्ट्स हैं, शायद आपको और समय में मौका ना मिलता, लेकिन आजकल आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी को बिल्कुल एक लात मार के हमें बाहर निकालना है। हमें उसे कहना है कि नहीं, तुम्हारे लिए हमारे जीवन में, हमारे इस आइसोलेशन वाले रूम में और हमारे मन में कहीं कोई जगह नहीं है। आपको ये चीज अपने आप को याद दिलाते रहनी है और अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और आखिरी चीज, एक्सरसाइज जरूर करिए, वो फिजिकली भी आपको फिट रखेगी और मेंटली भी। अगर आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई है तो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम इतना ही करिए, हल्का फुल्का। तबीयत ठीक है तो हाँ, आप थोड़ी सी भारी एक्सरसाइज भी जरूर करिए डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। भारत जैसे बड़े देश में हम लोग काटो गोलो लगाओ स्कीम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें डायरेक्ट बता दे कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, हम लोग उस तरीके से फॉलो कर लेते हैं। कोविड-19 सिचुएशन में मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, हम क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, और अपनी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखने के डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं। टू डू लिस्ट मेरे ख्याल से मतलब अभी जो भी कुछ मैंने कहा उसमें काफी कुछ कवर हुआ है। मैं फिर भी उसे वापस से एक ब्रीफली फ्रेम करती हूँ। अपनी पसंद के काम करिए, नींद पूरी जरूर लीजिए, ये अपनी टू डू लिस्ट में जरूर रखिए। और ये इस बारे में शायद मैंने अभी तक बोला भी नहीं है। नींद पूरी पूरी लीजिए, क्योंकि इससे ना तो किसी तरह का चिड़चिड़ापन रहेगा, आप अगले दिन के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, आप स्फूर्ति महसूस करेंगे, मन में पॉजिटिविटी रहेगी, थकान नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी चीज आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा हाइड्रेशन पूरा पूरा रखिए, पानी खूब पीजिए। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस समय ये एक ऐसा समय है जबकि वाकई में इस चीज को हमें फॉलो करना है। इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। हाइड्रेशन फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज के बारे में मैंने बोला ही था, अभी तो मैं वापस से कह रही हूँ, एक्सरसाइज भी जरूर करिए। हो सकता है आप एक जिम एंथुजियास्ट हो और आपको लगे कि आजकल मेरे पास उस तरह की मशीन्स नहीं है, या मैं बाहर जाके रनिंग जॉगिंग नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है, अगर आपके घर पे ट्रेडमिल है उसे फॉलो करिए। वो भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए कि ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं हमारे योग में भी जो शरीर को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखती है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं तो भी स्ट्रेचिंग है सिंपल, जो आप घर पे रहते हुए कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। ब्रीदिंग की क्योंकि मैंने इस समय बात करी है, तो मैं उस बारे में भी अपनी टू डू लिस्ट में उसको ऐड करती हूँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करिए। और अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपको थोड़ी सी भी बोरिंग लगती है ना, तो कुछ नहीं तो दिल खोल के गाने गाइए, वो भी बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और टेंशन को भी दूर रखती है हमारे। सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सब चीजें करिए। साथ ही साथ में आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिस भी सुपर पावर को, सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं,
उसको ज़रूर आजकल के दिनों में याद करिए। क्योंकि कहीं न कहीं हम सब जब सब कुछ अपना हमारे मन में जब डर भर जाता है, हमारा मन कई बार हारने लगता है, तो हमें जब बड़े-बूढ़ों से आशीर्वाद मिलते हैं या फिर जब हम अपने भगवान को याद करते हैं, हम किसी भी किस्म की प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, इन चीज़ों से हमारी हिम्मत बढ़ती है। अगर आपको इन चीज़ों पे यकीन है, तो इनको ज़रूर फ़ॉलो करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी हिम्मत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा भी हो रहा है। इसके अलावा टू डू लिस्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हाँ, आजकल आप लोगों से दूर हैं, दोस्तों से, परिवार वालों से दूर हैं, लेकिन वीडियो कॉल्स आप कर सकते हैं। वीडियो कॉल्स करिए, मैसेजेस भेजिए, बस नेगेटिव मैसेजेस मत भेजिए, पॉजिटिव मैसेजेस भेजिए। बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, भेजने वाले के लिए भी और जो पढ़ेगा उसको उसके लिए भी। साथ ही साथ एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आजकल जब लोग सोशली आइसोलेट हो रहे हैं तो शराब का, सिगरेट का, ड्रग यूज़ ये भी सब थोड़ा बढ़ा है। तो हमें ध्यान देना है कि इसको हमें अपनी टू डू लिस्ट से बिल्कुल हटाना है। इसके बारे में हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और थोड़ा-सा जहाँ पर भी हो सके, जब भी मन थोड़ा-सा भी लो फ़ील करता है ना, उस समय हमें ये ध्यान देना है कि हम घर पे बैठे हुए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन किसी भी तरीके से हम किसी और की मदद करें। और मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे उनकी लिस्ट दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पे बैठे-बैठे भी कई तरीकों से, छोटे-छोटे तरीकों से लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने आस-पास जान-पहचान वालों की। जब हम वो मदद करते हैं, तो अपने आप से मन को इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि वो हमें किसी भी तरह के टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और आखिरी चीज़, हमें अपनी टू डू लिस्ट में अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल ऊपर रखना है। इम्यूनिटी को ऊपर रखने का सीधा-साधा सा तरीका है, हमें ये याद रखना है कि हमें कोविड के फैक्ट्स जानने हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आत्मसात नहीं कर लेना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आस-पास है, अगर हम उसको पूरे टाइम पढ़ते रहें तो सिर्फ़ नेगेटिविटी इकट्ठा होती है, जो कि आजकल के युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे अंदर स्क्रीन एडिक्शन भी जाग रहा है, तो हमें अपनी टू डू लिस्ट में देखना है कि स्क्रीन एडिक्शन ना रहे, हम अपनी लाइफ से न्यूज़ का जो कंटेंट है ना, न्यूज़ का जो टाइम है वो थोड़ा-सा कम कर दें। अगर आप थोड़े से कच्चे दिल के हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा 2-2 3-3 दिन तक आप बिल्कुल ही न्यूज़ ना देखिए या बिल्कुल ही मत देखिए। घर वालों से बोलिए कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ जानकारी है तो तुम मुझे बता दो। और आखिरी चीज़ ये कि अपने आप को बार-बार ये बताएँ कि ये दुनिया का अंत नहीं है, ये सिर्फ़ एक फ़ेज़ है, सिर्फ़ एक दौर है और कुछ नहीं, और मुझे इससे बाहर निकलना है क्योंकि मैं निकल सकता हूँ। वी आर ह्यूमन्स, और हम लोग के अंदर वो सब कुछ करने की ताकत है, जो एक्चुअली में शायद इतने सारे एक लिविंग स्पीशीज़ हैं, इतने सारे बहुत सारे क ऑर्गेनिज़म्स, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जानवर हैं, हम उन सब में सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ कर आगे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दिमाग है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। और इसलिए मैंने बोला था, हमें ध्यान देना है, हमारी टू डू लिस्ट में ये हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम सोच कैसा रहे हैं। क्योंकि जो हम सोचेंगे, वही हमारे सामने आएगा, क्योंकि हम खुद ही उसको सामने लेकर आएँगे। तो हमें उस चीज़ पर बार-बार अपने आप को याद दिलाते रहना है कि हाँ, मुझे अच्छा ही सोचना है, मुझे पॉज़िटिव सोचना है, और ये बेसलेस नहीं है। मैं ऐसी चीज़ें करूँगी या करूँगा क्योंकि पॉज़िटिविटी क्रिएट होगी। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ़ पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस पढ़िए और आपके मन में पॉज़िटिविटी आएगी, नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ आप ऐसी चीज़ें करिए जो आपके मन में पॉज़िटिविटी धीरे-धीरे अपने आप ही आनी शुरू होगी। धन्यवाद नेहा मैम, आपने इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। आपने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उनके समाधान हो सकते हैं, और इतनी टफ सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में अपना मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग का ध्यान कैसे रखें। आप हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विमल, आपने मुझे लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी बातें करी हैं उससे कहीं न कहीं किसी न किसी का थोड़ा ही सही लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो। थैंक यू सो मच। कोविड-19 के दौरान अगर आप किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं या अन्य कोई समस्या है जिस पे आप एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं, तो आप बी बोर्ड काउंसलिंग सर्विस से कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी और फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी कोविड सिचुएशन में इस तरीके के दौर से गुजरे हैं और आपने कोई कोप अप मैकेनिज्म अपने लिए डेवलप किया है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम अपने दर्शकों के साथ उसे साझा करेंगे।
तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ साझा बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।